हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल का जो ज़माना है वो डिजिटलाइज है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल मोड में करें, यानी कि कैश में ट्रांजैक्शन आप अवॉइड करें। क्योंकि होता क्या है कि यदि आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में यदि सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश में विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में बैंक के द्वारा आपका TDS भी डिडक्ट किया जाता है। अब ये जो TDS डिडक्ट किया जाता है ये 2% से लेकर 5% के बीच में हो सकता है। साथ ही यदि मान लो एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपके द्वारा 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई कैश है जो कि डिपॉजिट कराया जाता है या विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट किए जाते हैं और इनकी रिपोर्टिंग आपके 26 CS में और TIS और AIS में भी की जाती है। तो उस केस में यदि मान लो आप अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि आपके द्वारा कैश में इतने ट्रांजेक्शन किए हैं फिर भी आपने अपनी ITR फाइल क्यों नहीं की है। तो हाय एवरीवन, दिस इज CA दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कितनी लिमिट तक कैश विड्रॉल करना है ताकि आपका बैंक के द्वारा TDS डिडक्ट नहीं किया जाए, और यदि आपका TDS डिडक्ट कर भी दिया जाता है तो उस केस में आप अपना TDS का रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। TDS on cash withdrawal under Income Tax Act. What is Section 194N? तो अब आपके सेक्शन 194N के जो प्रोविज़न है वो किस केस में एप्लीकेबल होते हैं। तो अब यदि किसी भी इंडिविजुअल है, किसी भी HUF है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट या कोई भी अदर एंटिटी है जिसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में अपने बैंक अकाउंट से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में उनका सेक्शन 194N में कैश विड्रॉल पे TDS डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हु विल डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194N। तो अब यहाँ पे सेक्शन 194N में TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी किन पर्सन की होती है। तो अब यहाँ पे कोई भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या पब्लिक सेक्टर की बैंक हो, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है या कोई भी पोस्ट ऑफिस है जिसके द्वारा अपने कस्टमर को जब कैश का पेमेंट किया जाता है तो वो कैश लिमिट अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जब कस्टमर को कैश का पेमेंट किया जाता है तो TDS डिडक्ट करने के बाद ही कैश का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194N। तो सेक्शन 194N के जो प्रोविज़न है वो किन पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अब यदि मान लो जो कैश विड्रॉल किया जाता है वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक या पब्लिक सेक्टर की बैंक के द्वारा किया जाता है या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक है उसके द्वारा किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है या एनी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक या फिर कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी है या एनी वाइट लेबल ATM ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक है या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर रखा है, तो इन सभी पर्सन के द्वारा यदि कैश विड्रॉल किया जाता है तो उन पे TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194N। तो अब यहाँ पे आपके जो सेक्शन 194N में TDS डिडक्ट किया जाता है वो डिपेंड करता है रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल है उसने अपने पिछले 3 साल की ITR फाइल कर रखी है या नहीं कर रखी है। अब मान लो यदि कोई पर्सन है जिसने अपने पिछले 3 साल की ITR फाइल नहीं कर रखी है तो उस केस में यदि उसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपये तक का अगर कैश विड्रॉल किया जाता है तो कोई TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। 20 लाख रुपये से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपये के अंदर अगर कैश विड्रॉल किया जाता है तो 2% से TDS डिडक्ट किया जाएगा, और यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में 5% से TDS डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन यदि मान लो कोई अदर पर्सन है जिसने अपने पिछले 3 साल की ITR फाइल कर रखी है तो उस केस में यदि उनके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में 2% से TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके सेक्शन 194N में TDS डिडक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपके कैश विड्रॉल पर बैंक के द्वारा जो TDS डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में आपकी जो लिमिट है वो कैसे चेक की जाती है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जिसने अपने पिछले 3 साल की ITR फाइल कर रखी है। अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा 1 अप्रैल 2024 को 14 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया जाता है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम ने पिछले 3 साल की ITR फाइल कर रखी है तो यहाँ पे कैश विड्रॉल की जो लिमिट देखी जाएगी TDS के पर्पज से वो है 1 करोड़ रुपए।
यानी कि 1 करोड़ रुपए तक उसका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल हो जाता है तो उस केस में मिस्टर राम का 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब मान लो मिस्टर राम के द्वारा नेक्स्ट कैश विड्रॉल किया जाता है 21 जुलाई 2024 को 26 लाख का, तो यहाँ पे उसका टोटल कैश विड्रॉल हो जाता है 40 लाख रुपए का, तो ये भी 1 करोड़ की लिमिट के अंदर है। नेक्स्ट विड्रॉल किया जाता है 25 अगस्त 2024 को 35 लाख रुपए का, तो यहाँ पे टोटल लिमिट हो जाती है 75 लाख रुपए की, तो ये भी 1 करोड़ के अंदर है। नेक्स्ट जो मिस्टर राम के द्वारा विड्रॉल किया जाता है वो 4 सितंबर 2024 को किया जाता है 35 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की एक फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा जो कैश विड्रॉल किया जाता है तो उस कैश विड्रॉल पे बैंक के द्वारा 2% से उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से जितनी ज्यादा अमाउंट है यानी कि 10 लाख रुपए की अमाउंट पे 2% से मिस्टर राम का 20,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट मान लो मिस्टर राम के द्वारा 5 जनवरी 2025 को 50 लाख रुपए का विड्रॉल किया जाता है। तो इस तरीके से यदि मिस्टर राम की एक बार एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद में उसके द्वारा जितनी भी बार कैश विड्रॉल किया जाएगा तो हर बार कैश विड्रॉल पे बैंक के द्वारा उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा जो 50 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया गया है उस पे 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जो बनता है 1 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम का फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो है 1,20,000 रुपए। तो अब मिस्टर राम को अगर टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है तो वो अपनी आईटीआर फाइल करके ये रिफंड क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट मान लो यदि मिस्टर राम है जिसके द्वारा अपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं की गई है तो उस केस में कितनी कैश विड्रॉल लिमिट के बाद में उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मिस्टर राम के द्वारा 1 अप्रैल 2024 को 14 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया जाता है। तो अब यदि कोई पर्सन है जिसने अपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है तो उस केस में यदि उसके द्वारा जो कैश विड्रॉल किया जाता है वो 20 लाख रुपए तक है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल हो जाता है तो उस केस में 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और यदि कैश विड्रॉल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उस केस में 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा 21 जुलाई 2024 को 26 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया जाता है। तो यहाँ पे उसके द्वारा टोटल विड्रॉल हो जाता है 40 लाख रुपए। तो यानी कि मिस्टर राम ने 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल किया है तो एक्स्ट्रा जो 20 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया है उस पर 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जो बनता है 40,000 रुपए। अब नेक्स्ट मिस्टर राम के द्वारा 25 अगस्त 2024 को 35 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया जाता है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की एक बार ये 20 लाख रुपए की जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है तो उसके बाद जितनी बार उसके द्वारा कैश विड्रॉल किया जाएगा तो उस विड्रॉल अमाउंट पे उसका टीडीएस बैंक के द्वारा डिडक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा जो 35 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया गया है उस पे 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जो बनता है 70,000 रुपए। नेक्स्ट मिस्टर राम के द्वारा 4 सितंबर 2024 को 35 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया गया है। तो यहाँ पे मिस्टर राम का जो टोटल कैश विड्रॉल होता है एक फाइनेंशियल ईयर में वो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉल किया जाता है तो 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट पे 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम का 75 लाख रुपए तक की अमाउंट पे ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर दिया गया है। तो अब 75 लाख से 1 करोड़ यानी कि 25 लाख रुपए की अमाउंट पे 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और जो 10 लाख रुपए की अमाउंट है उस पे 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर राम का टोटल टीडीएस बनता है 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट मिस्टर राम के द्वारा 5 जनवरी 2025 को 50 लाख रुपए का कैश विड्रॉल किया गया है। तो यहाँ पे मिस्टर राम का एक फाइनेंशियल ईयर में जो कैश विड्रॉल किया गया है वो बनता है 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। तो अब यहाँ पे 50 लाख रुपए के कैश विड्रॉल पे 5% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जो बनता है 2,50,000 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम का जो ये टीडीएस डिडक्ट किया गया है कैश विड्रॉल पे वो अपनी आईटीआर फाइल करके इसका रिफंड क्लेम कर सकता है। तो अब आपको इन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल कर रखी है तो उस केस में कितनी लिमिट के बाद में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और यदि आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है तो उस केस में कितना कैश विड्रॉल करने पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है इस सेक्शन 194 एन टीडीएस रिफंडेबल और नॉट। तो अब यहाँ पे जो आपका सेक्शन 194 एन में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है एडजस्टेड अगेंस्ट योर टैक्स लायबिलिटी। तो अब मान लो यदि आपके द्वारा किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉल किया जाता है और उस केस में यदि आपका कोई टीडीएस डिडक्ट किया जाता है और सेम फाइनेंशियल ईयर में यदि मान लो आपकी कोई टैक्सेबल इनकम है और उस पर अगर आपका टैक्स बन रहा है तो अब यदि आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका जितना टैक्स है उससे आपका टीडीएस एडजस्ट हो जाएगा और आपकी रिमेनिंग अमाउंट का ही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है क्लेम एज रिफंड। अब मान लो यदि आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, लेकिन आपका कैश विड्रॉल एक फाइनेंशियल ईयर में सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो आप अपनी आईटीआर फाइल करके उसका रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो अब यदि आप पे भी सेक्शन 194(n) के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में कुछ पॉइंट है जो कि आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो उसमें फर्स्ट है द रिसिपिएंट ऑफ कैश कैन नॉट फर्निश फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H टू द बैंक एंड कैन नॉट अप्लाई फॉर ए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197। यानी कि यदि आपका मान लो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉल होता है और उस केस में यदि आपका बैंक के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो आप बैंक में फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सबमिट नहीं कर सकते कि आपका कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए, और ना ही आप बैंक में लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल कैलकुलेटिंग 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इफ द डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) हैज़ नॉट एक्सपायर्ड देन दैट असेसमेंट ईयर इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट करते समय ये चेक किया जाता है कि आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल की है या नहीं की है। तो उन पिछले 3 सालों में यदि आपकी जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में अगर ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, यदि वो एक्सपायर्ड नहीं हुई है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल मोर देन ₹10 लाख इज रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स। अब यदि मान लो आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई कैश डिपॉजिट कराया जाता है या विड्रॉल किया जाता है, तो ये ट्रांजेक्शन भी आपके एसएफटी के थ्रू आपके 26 एएस में और आपके टीआईएस में रिपोर्ट होते हैं, और साथ ही इन ट्रांजेक्शन की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्टिंग की जाती है। एंड लास्ट है यदि मान लो आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से कम के अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, लेकिन यदि आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 148 में पिछले 4 साल के नोटिस इशू कर सकता है। लेकिन यदि आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 148 में पिछले 6 साल के नोटिस जो है वो इशू कर सकता है और पूछ सकता है कि आपके द्वारा इतने कैश में ट्रांजैक्शन किए हैं, फिर भी आपने अपनी आईटीआर फाइल क्यों नहीं की है। तो यदि आप भी एक फाइनेंशियल ईयर में यदि सर्टेन लिमिट से ज़्यादा के कैश में कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आप ऐसे ट्रांजैक्शन को करने से बचें, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फ्यूचर में कोई नोटिस ना इशू किया जाए। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।